हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज बहुत बेस्ट टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि आरटी 2009 से संबंधित है। यानी आरटी 2009 से संबंधित है, यानी शिक्षा का अधिकार। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कब लाया गया या भारत में शिक्षा का अधिकार कब लाएगा, इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य राज्य स्तरीय जो एग्जाम होंगे, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमेशा आएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको कुछ अन्य बेसिक बताएंगे, शिक्षा का अधिकार लाने से पहले कुछ अन्य बेसिक कंटेंट पर आपको लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो 1781 में पहले जाते क्या होता है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है, जो कि शिक्षा के लिए था। 1791 बनारस काशी विद्यालय की स्थापना होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1751 में। इसके बाद 1800 में जाएंगे। 1800 में क्या होता है, 1800 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा कलकत्ता में विद्यालय की स्थापना की जाती है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसके बाद 1813 में आते हैं। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश दिया जाता है। साथ साथ इसी के लिए भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने की बात की जाती है। ध्यान रखिए, 1813 से आशय यह भी है कि यहाँ पर आंग्ल प्राच्य विवाद जन्म लेता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आंग्ल प्राच्य विवाद से अगर आशय आपसे पूछेगा, आंग्ल प्राच्य विवाद जान समझ लिए दोस्तों। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था कि मतलब उसमें कुछ प्राच्यवादी विचारधारा के थे, कुछ पाश्चात्यवादी विचारधारा थे। जो प्राच्यवादी थे वो शिक्षा के प्राचीन पर बल दे रहे थे, जो पाश्चात्यवादी शिक्षा के आधुनिकीकरण पर बल दे रहे थे। ध्यान रखिए, यही था। इस विवाद का निपटारा आगे बताते हैं अभी कैसा होता है। इसके बाद इसके 1833 में जो बंगाल का गवर्नर होता है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसी के तहत विलियम बेंटिक, इस समय कौन बनता है, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के कार्यकारी परिषद में एक सदस्य पद जोड़ा जाता है, कानून सदस्य पद जोड़ा जाता है, जिस पर लॉर्ड मैकाले को रखा जाता है। तो मैकाले कुछ समय बाद अपना एक 1835 में मैकाले घोषणा पत्र यानी मैकाले विवरण पत्र प्रस्तुत करता है। तो इस विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा की दृष्टि क्या कहा गया, तो दोस्तों ध्यान रखिए, भारतीय शिक्षा के दृष्टि इसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब 1835 जो मैकाले विवरण पत्र आया था, भारतीय शिक्षा को उसे क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा गया। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं 1854 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा के लिए जान लीजिए ये पूरा का पूरा वरदान साबित हुआ। भारतीय शिक्षा के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रकार की बहुत सारे विद्यालय की स्थापना की गई। इस वजह से इसे क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आपको पता होगा, मैग्ना कार्टा कहा किसे जाता है, अधिकार पत्र। यानी जिस क्षेत्र में अधिक रूप से अधिकार पत्र दिया जाता है उसी को मैग्ना कार्टा नाम दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में मैग्ना कार्टा दिया गया, अधिकार पत्र हमें दिया गया, जिस वजह से क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला 1854 बाद 1857 का जो संबंध है, 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद 1882 में आते हैं। 1882 में सबसे इंपॉर्टेंट है, 1882 जो पूछेगा पहला कमीशन कब आया, पहला आयोग कब आया, भारतीय शिक्षा का पहला आयोग। तो यहां से बनेगा भारतीय शिक्षा का पहला आयोग कब आया, 1882 में। इसका नाम क्या दिया गया, हंटर आयोग। क्या दिया गया, हंटर कमीशन। तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग लाया गया। इसके बाद आगे आता है 1901 में। 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया जाता है। 1901 में क्या किया जाता है, शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया जाता है। इसमें कौन बुलाता है शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में बुलाया जाता है। ध्यान रखिए, इसमें शिक्षा के मतलब कुल मिलाकर संक्षेपीकरण पर बल दिया गया और इसमें कहा गया कि निषेधन सिद्धांत लागू किया जाए। निषेधन सिद्धांत से आशय यह है कि कम लोगों को शिक्षा दी जाए ताकि छन छन कर अन्य लोगों में शिक्षा जाए। किसमें कहा गया, 1901 के शिमला शिक्षा सम्मेलन में। 1902 में आते हैं। 1902 में आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आता है। 1902 में क्या आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आता है। आयोग के माध्यम से 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। क्या आता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए। इसके बाद 1905 में
1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 1917 में। 1917 में क्या आता है? 1917 में आता है बता रहे हैं दोस्तों, 1917 में आता है एक मिनट दोस्तों, मुदालियर आयोग, ओ नहीं मुदालियर, एक मिनट, 1917 में आता है, एक मिनट, इसके बाद आप भी थोड़ी देर बाद बताते हैं। 1937 में आते हैं। 1937 में बुनियादी शिक्षा प्रणाली आती है। क्या आती है? बुनियादी शिक्षा प्रणाली। 1917 में बुनियादी शिक्षा प्रणाली आती है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली कौन लाया था? महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा प्रणाली के संबंध में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया था महाराष्ट्र के वर्धा में किया गया था, इसमें मुख्य गेस्ट के रूप में कौन आते? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति जाकिर हुसैन। तो बुनियादी शिक्षा कुल 7 वर्ष की थी, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 साल तक चलती थी। इसमें तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। किस पे? तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। ध्यान रखें, इसमें शिक्षकों की योग्यता जो थी हाई स्कूल थी, और यदि कहीं पढ़ा रहे तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग, अगर कहीं नहीं पढ़ा रहे होते थे उसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग। बुनियादी शिक्षा का अन्य नाम पूछेगा तो नई शिक्षा तालीम भी थी। ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं अगला 1948 में। 1948 में क्या था? राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला विश्वविद्यालय आयोग था, 1948 में आया था। इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं 1952 में। 1952 क्या था? मुदालियर आयोग। क्या आता है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 1952 में आता है। ये भारतीय शिक्षा के लिए भी एक अच्छा कदम था। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की जाती है। 1961 में क्या होता है? एनसीईआरटी की स्थापना होती है, जबकि 1968 में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाता है। 1968 की शिक्षा नीति आई थी। ध्यान रखें। आते हैं 1975 में। 1975 में एनसीएफ क्या आता है? एनसीएफ फर्स्ट आता है। क्या आता है? एनसीएफ फर्स्ट आता है। इसके बाद 1986 में शिक्षा नीति आती है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको नोट कर सकते हैं। 1986 में शिक्षा नीति आती है। अगला आते हैं 1987 में। 1987 में ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया जाता है। किसके लिए? शिक्षा को सुधारने के लिए। यानी 1986 की शिक्षा नीति में जो किया गया था, लाया गया था सब कुछ व्यवस्था, उस पर पहल करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 लाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखें 1988 में एनसीएफ सेकंड आता है। 1988 में एनसीएफ सेकंड आता है। और 1993 बेसिक शिक्षा परियोजना लाई जाती है। क्या लाई जाती है? बेसिक शिक्षा परियोजना लाई जाती है। और 1995 मिड डे मील। 1995 क्या लाया जाता है? मिड डे मील। तो 2001 में आपको पता होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान लाया जाता है। बेसिक फैक्ट एकदम ध्यान रखिए, पूछता है डायरेक्ट। 2004 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था लाई जाती है। और 2005 में एनसीएफ 4th नंबर का आता है। एनसीएफ 4th नंबर का आता है। एनसीएफ के लिए एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं RT 9, जिसके विषय में पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन 2009। इसके बाद अगला है 2020, यानी शिक्षा का 2020 क्या है? पॉलिसी, मतलब एजुकेशन पॉलिसी के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति जो आई है, ये 2020 में। इसका वीडियो हम आपको बना चुके हैं, जाकर इसका देख सकते हैं। बहुत अच्छे बेसिक टू कॉन्सेप्ट तो पूरा बना चुके हैं। उसके विषय में क्या है? RT 2009 के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो RT 2009 जो है, अगर पूछेगा RT 2009 लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। RT 2009 लागू करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए। भारत का स्थान 135वां है, जो कि बहुत पीछे वर्ग में आता है। ध्यान रखिए, RT 2009 लागू करना भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। इसी के विषय में आगे ध्यान देते हैं, राइट टू एजुकेशन। तो RT 2009 को राज्यसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में कब पारित हुआ? राष्ट्रपति इस पे कब सिग्नेचर करते हैं? ध्यान रखिए, अगर पूछेगा राज्यसभा में कब पारित हुआ? 20 जुलाई को पारित हुआ 2009 को, जबकि लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस पे कब सिग्नेचर करती हैं, तो ध्यान रखें 26 अगस्त को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करती हैं। इसके बाद अगर पूछेगा तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। अगर पूछेगा जम्मू कश्मीर में RT 2009 कब लागू हुआ, तो ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर पूछेगा तो 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में RT 2009 लागू हो गया। एक सबसे अलग क्वेश्चन बनता है, RT 2009 लागू करने वाला राजस्थान कब लागू किया? राजस्थान कब लागू करता है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान से। तो राजस्थान कब लागू करता है?
राजस्थान 1 अप्रैल 2011 को 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान आरटी 2009 को लागू करता है। ध्यान रखें, आरटी 2009 में अगर पूछेगा कुल कितने अध्याय हैं तो कुल 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। ध्यान रखिए, एकदम फैक्ट पॉइंट है, इससे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं अध्याय वाइज और कुछ जो महत्वपूर्ण धारा है उसके विषय में चर्चा करेंगे और साथ साथ अनुसूचियों के विषय में भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले देखते हैं धारा 1 में क्या है। धारा 1 में क्या है, अध्याय फर्स्ट का धारा 1 में क्या है। अध्याय 1 किससे जुड़ा हुआ, प्रस्तावना से और मुख्य शब्दावली से जुड़ा हुआ है। तो अध्याय धारा 1 में क्या है, संपूर्ण देश में लागू। आरटी 2009 संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया, 5 अगस्त 2019 को। कब लागू किया दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। ध्यान रखें। इसके बाद धारा 2 क्या कहता है, धारा 2 क्या कहता है, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन करता है, धारा 2। SC ST के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा में जो अधिकार आरक्षण की बात कर रहा है, कौन कर रहा है, धारा 2। इसके बाद अध्याय 2 में आते हैं, पूछेगा अध्याय 1 में कितने धारा है, सिर्फ 2 धारा। अध्याय 2 में आते हैं, इसमें 3 से लेकर कुल 6 धारा है। कितने, 3 से लेकर 6 धारा है। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं धारा 4। धारा 4 क्या कर रहा है, 11 वर्ष के बालक का पहली बार स्कूल आने पर 5 में बैठाना। यानी कहने का मतलब है इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, यदि बच्चा 11 साल का है तो 11 साल का उसको डायरेक्ट 5 में एडमिशन किया जाएगा। अगर कैसे कुल मिलाकर 6 साल का है तो उसी हिसाब से उसमें उस उम्र के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 11 साल का बच्चा उसको लाकर कक्षा 1 में एडमिशन कराया जाए ताकि छोटे बच्चों के सामने बैठकर होपलेस हो जाए और पढ़ना बंद कर दे। ये सब विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है कि धारा 4 बता दिए। धारा 5 किसके लिए है, धारा 5 यदि कोई बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाह रहा है तो उसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में जा सकता है। यदि ऐसा करने से कोई विद्यालय के प्रबंधक या प्रिंसिपल मना करते हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिए, यह किसमें बात कही गई, धारा 5 में। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं अध्याय 3। किसमें आते हैं, अध्याय 3 में। अध्याय 3 जो महत्वपूर्ण धारा उसे ही पढ़ना। अध्याय 3 क्या है, माता पिता का दायित्व। अध्याय 3 से संबंधित क्या है, इसमें धारा 6। सबसे पहले देखें अध्याय 3 में धारा 6। धारा 6 क्या कहती है, जो प्राथमिक दूरी हुई है 1 किलोमीटर होनी चाहिए और जो उच्च प्राथमिक दूरी है अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर। यह कौन कहता है, धारा 6। कौन कहता है दोस्तों, ध्यान रखिए, धारा 6 इसकी बात कर रहा है। धारा 7 क्या है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार अपने बजट का, केंद्र सरकार इसमें जो होने वाला खर्च है उसका 40-60% वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार इसमें कुल कितना वहन करेगी, 40%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 60-40 का रेशियो है। धारा 8 क्या है, धारा 8 आपका क्या कर रही है, समुचित सरकार। यहां हो सकता है दिख ना रहा हो, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो समुचित सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि अपने कार्य का निर्वहन करे। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं आपको धारा 10 की तरफ लेकर। किसके, धारा 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, धारा 10 क्या कहता है, प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को विद्यालय अपनी जिम्मेदारी से भेजें, अपनी जिम्मेदारी से भेजें। इसके बाद धारा 11 का कहती है, आंगनबाड़ी में शिक्षा। बच्चों की शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जानी चाहिए। जो प्री प्राइमरी की व्यवस्था है उसको आंगनबाड़ी में किया जाए। वो क्या कर रही, यही नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, वो भी कह रहा है कि जो प्री प्राइमरी बच्चों की है, प्री प्राइमरी के पहले क्या प्ले ग्रुप है, जो बच्चों का प्ले ग्रुप है वो कहां पर संपन्न होगा, आंगनबाड़ी के केंद्रों में ही संपन्न होगा। इसके बाद आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में कितना, 12 से 28 तक धाराएं जुड़ी हुई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है उस पर हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, धारा 12 क्या कहती है, आरक्षित सीट की व्यवस्था कर रही है। यानी विद्यालयों में कुछ % आरक्षित सीट की जाएगी, उसकी बात कौन कर रहा है, धारा 12। ध्यान रखें। इसके बाद धारा 13 क्या कह रही है, प्रवेश शुल्क निःशुल्क। यानी विद्यालय में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, न अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूला जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई विद्यालय वाले पाए गए तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और साथ साथ आर्थिक रूप से दंडित भी किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं धारा 14, प्रवेश के समय प्रमाण पत्रों से मुक्ति। यानी यदि बच्चे का प्राइमरी में प्रवेश दिया जा रहा है उसके लिए उससे कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा, या उम्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा।
ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई बाध्यकर्ता इस बिना इसके एडमिशन नहीं करता है तो उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिए। आते हैं अगला, धारा 15, प्रवेश 30 सितंबर के बाद लिया जाएगा। यानी जो प्राइमरी में या उच्च प्राथमिक में इनकी जो एडमिशन की डेट है 30 सितंबर तक लास्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा इसमें प्रावधान किया गया 30 सितंबर के बाद भी अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है उसको भी एडमिशन दिया जाए। ध्यान रखिए, कौन कहता है? धारा 15 कहता है। धारा 16 का विषय जानते हैं, फेल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ये फेल करने से उनका मनोबल टूट जाता है, इसलिए सारी व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। धारा 17 क्या कहता है? शारीरिक दंड। शारीरिक दंड उसको आप चेयर या मुर्गा वगैरह ये सब नहीं बना सकते, नहीं तो ऐसा बनाते हुए अगर आप पकड़े गए आपको कानून के रूप से आपको दंडित किया जाएगा। ध्यान रखिए। अगला धारा 18 क्या कहता है? बिना मान्यता विद्यालय नहीं चला सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप मान्यता नहीं लिए तो आप विद्यालय नहीं चला सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 एसएमसी मतलब स्कूल प्रबंधन समिति की स्थापना की जाएगी। किसकी? स्कूल प्रबंधन समिति की स्थापना की जाएगी धारा 21 के अनुसार। धारा 23 क्या कहती है? शिक्षकों की योग्यता। आप टेट या सीटेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए योग्यता का निर्धारण कौन सी धारा करती है? धारा 23। शिक्षकों की योग्यता आप यानी टेट या सीटेट या अन्य राज्य स्तरीय जो एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट है उसको पास होने चाहिए। ध्यान रखें। इसके बाद धारा 24 क्या कहती है? धारा 24 कहती है शिक्षकों का दायित्व। शिक्षक अपना दायित्व निभाए, बच्चों के प्रति उनको किस तरह से व्यवहार करना है। ध्यान रखें। इसके बाद धारा 26 क्या कहती है? 10% से ज्यादा सीट रिक्त नहीं होनी चाहिए। किसी विद्यालय परिसर में 10% ज्यादा सीट रिक्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल और जो अध्यापक है उनकी जिम्मेदारी बनती है। ध्यान रखें। धारा 27 क्या कहती है? जनगणना या चुनाव के समय प्राथमिक अध्यापकों को उसमें ड्यूटी करना होगा, इसके अलावा इनसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। ऐसा कौन कहता? आरटी 2009। और कौन सी धारा कहती है? धारा 27। ध्यान रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं धारा 27 पर धारा 28 क्या है? धारा 28 सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ना दिख रहा हो, हम बोल दे रहे हैं। धारा 28 क्या है? जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय के बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते। यदि ऐसा कर रहे हैं मतलब ट्यूशन देकर या उनसे पैसा वसूल रहे, ऐसा करते हुए पाए गए तो उनकी नौकरी भी जाएगी, साथ साथ उनको सजा भी होने का आसार बना रहेगा। इसके बाद आते हैं धारा अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी प्राथमिक जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसकी बात कौन कहता है? अध्याय 5। इसमें कुछ कुल मिलाकर धारा 29 क्या है? 29 यह बताती है कि विषय पाठ्यक्रम बच्चों को जैसे कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो बच्चे हैं इनको किस मतलब क्लास में कौन से विषय पढ़ाना चाहिए और किस क्रम में पढ़ाना चाहिए, इसके लिए कौन सी धारा कहती है? धारा 29 कहती है। ध्यान रखिए। इसके बाद धारा 30 क्या है? धारा 30 कहती है मतलब जो विद्यालय में पेपर होगा इसमें कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर देखेंगे राजस्थान में बोर्ड की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में बोर्ड की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिए। इसके बाद राजस्थान में क्या करा? 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा लागू है। ध्यान रखिए, ये अपवाद का विषय बन चुका है। अगर पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड की तरीके से कराता है तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ध्यान रखिए। अध्याय 6 की तरफ आपको लेके जाते हैं। अध्याय 6 में एक धारा 31 क्या कहती है? बाल अधिकार संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण को वरीयता दी जाए। इसके बाद आते हैं, यही एक पॉइंट और आपको नोट करवा दे रहे हैं। ध्यान रखिए, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। इस बार 100% है यह पूछा जाएगा क्योंकि यह नया मैटर है, एकदम सेम। पहले दिव्यांगों के लिए जो आरटी 2009 व्यवस्था दे रही थी 6 से 18 साल के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे रही थी। अब उसी में संशोधन हुआ है। अब वह व्यवस्था कितनी हो गई? 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। पहले 6 से 18 था, अब 3 से 18। ध्यान रखिए, यह 100% एकदम क्वेश्चन बनेगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ध्यान रखिए। धारा 31 बता दिए आपको। धारा 32 क्या है? बाल संरक्षण आयोग की व्यवस्था की गई है। बाल संरक्षण आयोग की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखें। इसके बाद अगला कह रहा है धारा 33 क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करेगा? इसके लिए मानव विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का स्थापना किया जाएगा। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं धारा 34 क्या कहती है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन।
राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य शिक्षा मंत्री इसमें सहयोगी होंगे। कौन? राज्य शिक्षा मंत्री। इसके बाद आते हैं अगला 7वां अध्याय। कौन सा है? 7वां अध्याय है जो कि किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से संबंधित है। ध्यान रखिए 7वां अध्याय प्रकीर्ण से संबंधित है। इसमें धारा 35 क्या कहती है? समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करे। क्या करे? मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करे कि किस तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्था शिक्षा की जा रही है या उस पर कौन सा पहल किया जा रहा है। ध्यान रखिए धारा 37 क्या कहती है? एसएमसी के खिलाफ वाद, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति है, यदि कोई कठोर कानून बना रही बच्चों के सुधारने के लिए, इस पर कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। नहीं पता चला कि विद्यालय में आपके बच्चे को थोड़ा सा पनिश कर दिया गया, आप पहुंच गए उठाकर मुंह उठाकर थाने पे पहुंच गए, हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है, इसी की सुरक्षा के लिए एसएमसी के खिलाफ आप नहीं जा सकते, ऐसा आरटी 2009 में वर्णित कर दिया गया। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं धारा 38, उपबंध के क्रियान्वयन के लिए सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। यानी जो भी नियम बनाया गया है उसको आगे करने के लिए सरकार कोई भी अधिसूचना जारी कर सकती है और उसका फॉलो करना पड़ेगा विद्यालय वालों को। ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं थोड़ी सी अनुसूची के विषय में जान लेते हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची में क्या दिया गया है? छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। तो वर्तमान में छात्र शिक्षक प्राथमिक के लिए जो होना चाहिए 1:30 होना चाहिए। कितना? 1:30। यह तब संभव है 1:30। और उच्च प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए? 1:35। प्राथमिक के लिए 1:30 और 1:35। यदि संख्या प्राथमिक 200 प्लस हो जा रही है तो यह 1:35 भी हो सकता है, जबकि मिडिल में अगर उससे भी बढ़ रही तो 1:40 हो सकता है। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1:35 और 1:40। ध्यान रखिए। इसके बाद कार्य दिवस के विषय में पूछता है कि प्राथमिक के लिए पूरे वर्ष में कितने कार्य दिवस होने चाहिए। तो अगर प्राथमिक स्तर पूछेगा तो पूरे वर्ष में 200 कार्य दिवस। कितने? 200 कार्य दिवस होने चाहिए। अगर पूछेगा कितने घंटे होने चाहिए तो 800 घंटे। 200 कार्य दिवस या 800 घंटे प्रतिवर्ष एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। किसमें? प्राथमिक में। जबकि यही बात अगर कहेगा मिडिल में, उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक अगर कहेगा यही 220 दिन हो जाएगा। और घंटा अगर बात करेगा तो 1000 घंटे। कितना? 1000 घंटे। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद अगर पूछेगा सप्ताह में एक शिक्षक को कुल कितने घंटे पढ़ाने के लिए बाध्य किया गया है, तो सप्ताह में एक शिक्षक को कुल 45 घंटे पढ़ाने के लिए बाध्य किया गया है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 1 से 2 बार देखिए वीडियो और नोट्स बनाइए। आशा करते हैं कि इस चैप्टर में इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।